गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्ष और कक्षक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्ष और कक्षक। तो कक्ष और कक्षक को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं परमाणु की संरचना। तो किसी परमाणु की संरचना यदि हम देखें तो वो लगभग इस तरीके का होता है। क्या होगा? परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों ओर इस तरह से कई वृत्ताकार पथ होता है, कई वृत्ताकार रास्ता होता है जहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता रहता है। तो ये जो वृत्ताकार पथ होता है इन्हीं को बोला जाता है ऊर्जा स्तर या फिर कोश या फिर कक्ष। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? कक्ष। तो चलिए इसके हिसाब से परिभाषा क्या होगी वो देख लेते हैं। किसी नाभिक के चारों ओर उपस्थित वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसे हम बोलते हैं कक्ष। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं ये हो गया नाभिक, और इसके चारों ओर जो ये वृत्ताकार पथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कक्ष। कक्ष या कोश या ऊर्जा स्तर। तो जो कोश की संख्या है वो एक से ज्यादा हो सकती है, और ये कोशों की जो संख्या है अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग होती है। ठीक है, ये जो कोश होता है इसको हम क्या करते हैं, इनको हम n से दर्शाते हैं, या हम ये कहें कि इनका वैल्यू या फिर नाम जो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं तो इसको वैल्यू के रूप में काउंट करते हैं और बाकी समय में हम इनको पहचानने के लिए नाम के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे करते हैं? तो जो कोश होता है कोश को हमने दर्शा दिया n से। अब ये जो कोश है ये नाभिक से पहले नंबर पर है तो ये हो जाएगा n1, ये n2, n3, n4, इस तरह से हमको अलग अलग नामों से पहचानते हैं। ठीक है, और यही जो नंबर होते हैं मैंने जैसे अभी बताया कि जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं तो वो वैल्यू के रूप में उसको यूज करते हैं। ठीक है, या फिर हम इनको दूसरा नामकरण कर सकते हैं, जैसे जो नाभिक से पहले दूरी पर है उसको k, फिर l, m, n कोश करके इस तरह से उनको अलग अलग हम पहचानते हैं। ठीक है, ये जो कोश होते हैं जब इनका स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा इनका स्टडी किया जाता है तब ये देखा जाता है कि यहाँ पे एक सिंगल लाइन के साथ साथ और कई सारी छोटी लाइंस बनी होती हैं। ठीक है, उससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये जो कक्ष होता है और कई उपकक्षकों में, और ये जो उपकक्ष होता है और कई छोटे छोटे कक्षकों में बटा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम देखें तो ये जो हमारा पहला कोश है या पहला कक्ष है, ठीक है, इसमें होता है एक उपकोश। उसी तरह से जो दूसरा होता है, दूसरा में यहाँ पे होता है 2s और 2p, इस तरह से यहाँ पे दो उपकोश होते हैं। उसी तरह से आगे बढ़ते जाएं तो ये हो जाएगा 3s, 3p और 3d, इस तरह से यहाँ पे तीन उपकोश हो जाएंगे। और जो चौथा होता है उसमें 4s, 4p, 4d और 4f, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है? जब इनका स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी किया जाता है तब ये निकल जाता है कि जो कक्ष होता है और छोटे छोटे उपकोशों में, और वो जो उपकोश होता है और छोटे छोटे कक्षकों में बटा होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कक्षक क्या होता है। तो कक्षक क्या होते हैं? किसी नाभिक के चारों ओर उपस्थित वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता सर्वाधिक हो उसको हम बोलते हैं कक्षक। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन पूरा चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन रास्तों पर घूम रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते, कोई भी फिक्स ये पोजीशन नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा कि यहाँ पे कि यहाँ पे कि यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, हम केवल उसका एक अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन पथ में ऐसी कौन सी जगह होगी जहां पे उसके पाए जाने की जो संभावना होगी वो मैक्सिमम होगी। तो जहां पे उनके पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है वही कहलाता है कक्षक। ठीक है, जैसे परिभाषा में भी क्लियर हो रहा है कि किसी नाभिक के चारों ओर उपस्थित वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, मतलब उनकी पॉसिबिलिटी जो है मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी, वो कहलाएगा आपका कक्षक। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कक्ष और कक्षक में अंतर। तो पहला अंतर आप ले सकते हैं दोनों की परिभाषा। ठीक है, मैंने हालांकि परिभाषा लिख दिया लेकिन आपको परिभाषा को शॉर्ट करके लिखना है। ठीक है, ऐसा लिखेंगे तो नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए कक्ष की परिभाषा क्या होती है। तो कक्ष की परिभाषा होती है
कि नाभि का वह क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, वृत्ताकार पर जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है वो होगा क्या होगा, कक्ष। यदि हम कक्षक की बात करें तो कक्षक की परिभाषा क्या हो जाएगी कि नाभि के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से सिंपल और शॉर्ट वर्ड में इसको आप लिख सकते हैं। तो पहला अंतर ये हो जाएगा। दूसरा जो होता है, जो कक्ष होता है, कक्ष की जो अवधारणा है वो दी थी बोर ने। ठीक है, बोर ने जब अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया तो उसी समय उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न ऊर्जा स्तरों में वो है घूमता है। ठीक है, तो बोर ने ही कक्ष की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की थी। उसके बाद जो कक्षक की अवधारणा थी वो कहां से आया, वो आया तरंग यांत्रिकी सिद्धांत से। ठीक है, कक्षक की अवधारणा उत्पन्न हुई तरंग यांत्रिकी सिद्धांत से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कक्ष होता है उनका जो आकार होता है वो वृत्ताकार होता है। जैसे हम इस परमाणु की बात करें, ठीक है, तो ये हो गया उसका नाभिक। तो इसमें ये जो कक्ष होते हैं ये सारे के सारे कक्ष कैसे होते हैं, वृत्ताकार होंगे या फिर दीर्घ वृत्ताकार भी हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों चीजें पॉसिबल है, वृत्ताकार होंगे इस तरह से वृत्ताकार होंगे या फिर दीर्घ वृत्ताकार हो सकते हैं। ठीक है, जो कक्ष होते हैं वो, और जो कक्षक होते हैं उनका आकार जो है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो जैसे हम इसको देखेंगे कि इनका आकार कैसे भिन्न होगा। तो जब हम कक्षक की बात करें तो कक्षक अलग अलग प्रकार से मिलेगा, जैसे एस, पी, डी, एफ, इस तरह से अलग अलग प्रकार के कक्षक मिलेंगे। तो अब यदि हम एस की बात करें तो एस कैसा होगा, एस होगा आपका गोलाकार। ठीक है, पी की बात करें तो पी कैसा होगा, इस तरह से डमरू जैसा होगा। डी कैसा होगा, तो डी में इस तरह से डबल डबल होंगे। और एफ जो होता है, एफ कैसा हो जाएगा, तो एफ जो है इस तरह से ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक, मतलब ये जो कक्षक होते हैं, कक्षक का जो आकार है वो अलग अलग हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है, पर जो कक्ष होता है उसका आकार जो है वो या तो वृत्ताकार होगा या तो फिर दीर्घ वृत्ताकार होगा। ठीक है, ये इस तरह का होता है। नेक्स्ट, कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो होती है वृत्तीय गति। ठीक है, मतलब क्या है कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमता है तो कैसे घूमेगा, एक चूंकि वृत्ताकार पथ में घूम रहा है इसलिए उसकी गति क्या होगी, वृत्तीय गति होगी, या उसी को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल। ठीक है, 2D मोशन होगा वहां पे। और यदि कक्षक की बात करें तो कक्षक में जो गति होती है वो कैसी होती है, त्रिविमीय होती है। ठीक है, कक्षक में जैसे मान लीजिए यहाँ पे एस कक्षक है या पी कक्षक है, तो यहाँ पर जो गति होगी वो कैसे होगी, इस तरह से अलग अलग तीनों दिशाओं में एक्स वाई जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में ये जो है वो गति कर रहा होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिविमीय गति। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2n²। ठीक, अब इस फार्मूले के थ्रू यदि हम चले, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है 2n²। मतलब यदि n का मान 1 होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, 2। यदि n का मान 2 होगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो जाएगी 8। यदि n का मान 3 हुआ तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ये हो जाएगी 18। ठीक है, और इसी तरह से यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो गई 4 तो ये हो जाएगा 32। इस तरह से होता है। अब उसको हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, जैसे मान लो ये 1s है तो 1s में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2। तो ये आपको हो गया क्लियर। दूसरे आवर्त में 2 उपकोष है, 2 उपकोष, तो 2s में 2 आएगा, 2p में 6 आएगा, तो 6 2 8, टोटल कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से तीसरे में है 3s 3p 3d, इसमें 2 आएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें अधिकतम 10 आएगा, तो टोटल यदि हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 18। ठीक, तो जो कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो इसके आधार पर होगा। वहीं पर यदि हम कक्षक की बात करें तो कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो हमेशा 2 होगी। ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कक्ष होते हैं वो दिशात्मक नहीं होते। ठीक, अब कैसे है, चूंकि ये वृत्ताकार है तो वृत्ताकार है इस वजह से क्या होता है, ये पर्टिकुलर किसी भी एक दिशा में ओरिएंटेड नहीं होते। ठीक है, और कक्षक जो होते हैं ये दिशात्मक होते हैं। ठीक, दिशात्मक होते हैं इसमें भी, लेकिन एस कक्षक को छोड़कर एस कक्षक जो होता है वो दिशात्मक नहीं होता। क्यों, उसकी आकृति गोल होती है, इस वजह से वो दिशात्मक नहीं होते। और एस को छोड़कर के बाकी जितने भी कक्षक हैं वो सब के सब क्या होंगे, वो सब के सब दिशात्मक होंगे।
ठीक है, जैसे हम पी कक्षक की जब हम संरचना देखते हैं तो पी कक्षक कैसे होता है, तो इस तरह से वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ओरिएंटेड होता है, मतलब ये पर्टिकुलर किसी एक दिशा को दिखा रहा है, इसीलिए क्या होगा ये दिशात्मक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ये अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं और ये अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है अनिश्चितता का सिद्धांत। अब अनिश्चितता का सिद्धांत क्या करता है, तो हाइजेनबर्ग ने बताया था कि सबसे पहले देखिए जब तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का जो मॉडल प्रस्तुत किया गया उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया, उसमें इलेक्ट्रॉन को माना गया तरंग। ठीक है, और डी ब्रोगली ने भी अपने डुअल नेचर में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तरंग के साथ साथ कण जैसा भी व्यवहार करता है। ठीक, तो उसी के बेस पर हाइजेनबर्ग ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो गतिशील सूक्ष्म कण है, उसकी स्थिति और संवेग का हम एक साथ सही निर्धारण नहीं कर सकते, वो था हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। ठीक, तो अब क्या है, चूंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या माना गया, वेव, और वेव माना गया, इसीलिए उनकी स्थिति का सही अंदाजा नहीं लगा सकते। कैसे नहीं लगा सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ तो घूम रहा है, लेकिन वो किस समय कहां पर होगा, वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे होगा और किस टाइम कहाँ पे होगा, इसका सही निर्धारण हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए जो कक्षक होता है वो इस नियम का पालन करता है, लेकिन जो कक्ष होते हैं वो इस नियम का पालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि नाभि के चारों ओर ये जो वृत्ताकार कक्ष है इसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इस वजह से ये जो है अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन नहीं करता और ये जो है वो अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, तो ये होता है कक्ष और कक्षक में अंतर। तो चलिए आगे हम देखते हैं कक्षक के प्रकार। तो कक्षक के प्रकार से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं उपकोष जो है। ठीक है, उपकोष जो हमारा होता है या जिसको हम सबसेल या उप ऊर्जा स्तर, ठीक है, या उपकक्ष बोलते हैं, तो ये जो सबसेल होता है, उपकोष जो होता है, ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, एस पी डी एफ, या इनको बोलते हैं स्फेरिकल, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल। तो ये 4 प्रकार के जो सबसेल होते हैं और यही जो सबसेल होता है आगे बढ़ा होता है कक्षक में। ठीक है, सबसेल जो है वो आगे बढ़ता है कक्षक में, तो जो एस सबसेल होता है उसमें सिर्फ एक ही कक्षक होता है, वो होता है एस कक्षक। ठीक, इसमें कक्षकों की संख्या होती है टोटल 1 और यदि इसकी हम संरचना देखें तो ये संरचना होता है इसका गोल, और इसमें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संख्या होती है 2। ठीक है, मतलब एस जो ऑर्बिटल है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है पी सबसेल। तो पी सबसेल जो होता है वो 3 कक्षकों से मिलकर बना होता है, ध्यान रखेंगे। पी सबसेल 3 कक्षकों से मिलकर बनता है, ये कक्षक हैं और ये कौन कौन से हैं, px, py, pz। तो ये px, py, pz ये कक्षक होता है, p आपका सबसेल है, जबकि px, py, pz जो है वो आपके कक्षक है। तो p सबसेल में 3 कक्षक होते हैं, 3 कक्षकों से बना होता है, कौन कौन सा, px, py, pz। ठीक है, टोटल कक्षकों की संख्या कितनी है, 3 है, और इनका यदि हम आकार देखें तो ये होता है डमरू के जैसा। ठीक है, और टोटल इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। ठीक, जैसे आकार को भी हम देख ले तो जो s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल कैसा होगा, इस तरह से गोलाकार होगा। ठीक है, इसकी संरचना होगी गोल, जबकि जो p है, p की संरचना होती है डंबर मतलब इस तरह से डमरू शेप होते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सा हमने लिया, px, py और pz, 3 प्रकार के कक्षक होंगे। ठीक, तो इसमें अब क्या देखिए इनकी संरचना ये कैसे है, डमरू के जैसा, ये इस तरह से डमरू के जैसा, ये इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो इस तरह से दिखता है। ठीक, अब ये क्या है, मान लीजिए देखिए इसका ओरिएंटेशन कहाँ है, x एक्सिस में, तो ये हो जाएगा आपका px। यहाँ पे देखिए ये जो कक्षक है इसका ओरिएंटेशन कहाँ है, y एक्सिस में, तो ये हो जाएगा आपका py। और उसी तरह से ये जो है इसका ओरिएंटेशन है z एक्सिस में, तो ये हो जाएगा आपका pz। ठीक, इसी तरह से आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डी सबसेल। तो डी सबसेल जो होता है वो 5 कक्षकों से मिलकर के बनता है। ठीक है, कौन कौन से कक्षक होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y²। ठीक है, इसको क्वेश्चन में रख लीजिए, dx² - y² और dz²। तो टोटल इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 5। ठीक है, मतलब डी सबसेल
5 कक्षकों से मिलकर के बना होता है। इसकी संरचना कैसे होती है? इसकी संरचना होती है डबल डंबल, ठीक है, दोहरा डमरू या 2 डमरू इसमें एक साथ उपस्थित होते हैं और इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे वो बनेंगे 10। d ऑर्बिटल टोटल कितने हैं हमारे पास? 5, ठीक। अब इसकी संरचना ही हम देखें तो कैसा होता है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं dxy, yz और zx। अब इन तीनों की यदि हम संरचना देखें, ठीक, तो इसमें क्या डबल डंबल होता है। तीनों में देखिए डबल डंबल आपको दिख रहा होगा। तो ये डबल डंबल, इनमें क्या होता है कि जो तीनों कक्षक होते हैं, इसमें जो कक्षक होते हैं उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो एक्सिस के बीच में रहता है, ठीक है। इसको ध्यान आप दीजिए कि क्या क्या हमने लिया, dxy, yz और zx, ठीक है। नाम कैसा होता है इनके? एक्सिस के बेस पे, ठीक है। इनका जो भी नाम पड़ा है वो किस पड़ा है? एक्सिस के आधार पे इनको हम जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x, y, yz और zx, ठीक। तो ये 3 कक्षक हमारे हो गए। अब तीनों कक्षकों में जो डबल डंबल उनका शेप है, जो उनका ओरिएंटेशन है वो कैसा है? एक्सिस के बीच में। यहाँ पर भी एक्सिस के बीच में है, यहाँ पर भी एक्सिस के बीच में। मान लीजिए आपका z और ये y, तो ये दोनों के बीच में ये है, इधर भी ये दोनों के बीच में उपस्थित है, ठीक है। तो इनका ओरिएंटेशन ऐसे ही होता है। अब जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट हमारा क्या है? चौथा जो क्या होता है? dx² - y², ये हमारा चौथा टाइप, ठीक है। तो ये है आपका dx² - y²। ये तो ये जो होता है कैसा होता है? सीधा सीधा एक्सिस पर होता है, ठीक है। ये तीनों एक्सिस के, इनका जो ओरिएंटेशन होता है एक्सिस के मध्य में रहेगा और इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो एक्सिस पर ही रहेगा, एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका dx² और y²। जबकि हम dz² को यदि हम देखें, dz² की यदि हम संरचना देखें, तो इसमें जो एक कक्षक होता है, एक जो लोब होता है, उसका ओरिएंटेशन कहाँ होता है? z एक्सिस पर होता है। और एक जो कक्षक होगा, सॉरी, एक जो लोब होगा, दूसरा जो लोब होगा वो क्या होगा? इसी z एक्सिस के चारों तरफ इस तरह से एक गोलाकार संरचना के रूप में दिखाई देगा। तो ये होता है आपका dz², ठीक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं, उसका चौथा सबसेल हमारा होता है f फंडामेंटल, ठीक है, f सबसेल। तो जो f सबसेल होता है वो 7 कक्षकों से मिलकर के बनता है, ठीक है। कौन कौन से 7 कक्षक है? देखिए, fxyz, fyz², fxz², fz³, fx x² - 3y², fy x3² - y² और fz x² - y²। तो ये 7 जो है 7 कक्षकों से मिलकर के बनता है आपका f सबसेल, या हम ये कह सकते हैं कि f सबसेल में 7 कक्षक होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि f सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो 7 प्रकार से होता है, ठीक है। ये तो टोटल इनकी संख्या होती है 7। संरचना इनकी कैसी होगी? तो इनकी संरचना होती है जटिल, ठीक है। और इसमें अधिकतर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होता है 14, ठीक। अब चूंकि f जो ऑर्बिटल है या f जो सबसेल होता है उनमें उसकी जो संरचना होती है जटिल होती है, इसीलिए हम उसको संरचनाओं को हम नहीं पढ़ते, हम केवल उनके नाम के आधार पर ही उनको पहचानते हैं, ठीक है। तो ये होता है कक्षक के प्रकार, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसको आप और रिपीट करके अच्छे से देखिए, समझिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कक्ष और कक्षा को आप समझेंगे तो आगे इससे और बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।